तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आज का लेक्चर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास पे होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? सो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ये रियल पॉइंट नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा पूरा मास को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि बॉडी का जो पूरा मास है वो उसी सिंगल पॉइंट पे रखा जा सकता है। सो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये रियल पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो इमेजिनरी पॉइंट at which body's whole mass can be assumed to be concentrated। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इस इमेजिनरी पॉइंट के बारे में, बेसिकली इसका रोल क्या है? तो सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन जो है वो एक तो आता है ट्रांसलेशन के अंदर और दूसरा आता है रोटेशन के अंदर भी। ट्रांसलेशन के अंदर इस तरीके से कि बॉडी पे अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो 4-5 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन चारों 5 फोर्सेस को हम लोग मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और उससे फिर हम एफ नेट इक्वल टू ए में निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकल गया तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या मोशन के बारे में जो भी चीज पूछा जा रहा है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर रोटेशन की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टॉर्क वगैरह कैलकुलेट करके हम लोग उसका अल्फा वगैरह, ओमेगा वगैरह ये सब सारी चीजें दे सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट रोटेशन पे जाओगे तो फिर वहां पे स्यूडो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इस वजह से ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में ये सेंटर ऑफ मास हेल्पफुल होता है इस तरीके से। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्पस से अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास अगर तुम्हें पता है तो तुमको बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी के बारे में पता होगा कि बॉडी पे किस पॉइंट पर बैलेंसिंग नेचर आ रहा है या किस पॉइंट पर हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी भी एग्जांपल में ये देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी हुआ, ह्यूमन बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टोमक के एरिया के आसपास कहीं पे आता है। तो स्टोमक के एरिया पे अगर तुम बैलेंस क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्टोमक वाले पॉइंट पर अगर रस्सी बांध करके तुम आदमी को लटका दो तो बिल्कुल बैलेंसिंग वे में वो लटका रहेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारा सी सॉ का एग्जांपल, जो तुम्हारा पार्क में होता है ना, एक तरफ से ये ऊपर नीचे जो होता है, एक लड़का इधर बैठता है एक लड़का इधर बैठता है, तो वहां पे बैलेंस अगर क्रिएट करना है तो दोनों तरफ इक्वल मास आने की वजह से सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ जाता है, जिससे कि फिर से अपने को बैलेंस दिखता है वहां पे। जब इन दोनों के बीच में मास का जब वेरिएशन आता है, इधर अलग मास है और इधर अलग मास है, तब वो फिर मूव करता है, शिफ्ट होता है, एक नीचे जाता है और दूसरा मतलब ऊपर की तरफ जाता है। सो दूसरा एप्लीकेशन यही बोल सकते हो बैलेंसिंग के लिए। सो ओवरऑल ये एप्लीकेशंस हैं इसके सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो आर सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। इसका मतलब इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो इसको लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इन सारे मासेस का समेशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग मास मोमेंट का समेशन। सो मास मोमेंट का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाला जा सकता है। सो इस R से अगर हम x, y और z अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। सो x सेंटर ऑफ मास जो होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहां तक। इसी x की तरह y भी निकाला जा सकता है और इसी y की तरह z भी निकाला जा सकता है। तो x, y, z तीनों इस तरीके से निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है।
इसका कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्व किया हुआ फॉर्मूला है, इसी को हम लोग लगा के निकाल सकते हैं। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट का। सो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट में बॉडी में जितने भी मासेज हैं वो लगातार एक के बगल में इस तरीके से रखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रॉड हो गया, एक अगर पर्टिकुलर रॉड लोगे तो वहां पे सारे मासेज जो है कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के बगल में रखे हुए हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स में यही डिफरेंस है कि ये जो सारे मासेज एक दूसरे के बगल में रखे हुए हैं वो अलग अलग फैले हुए हैं। सो डिस्क्रीट में गैप है काफी सारा मासेज के बीच में, और जो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट है उसमें गैप नहीं है, वो लगातार है। तो इस वजह से यहां पे अगर हम निकालना चाहे आर सेंटर ऑफ मास, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो समेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एम आई कन्वर्ट हो जाएगा डीएम में, और आर आई कन्वर्ट हो जाएगा आर में, डिवाइडेड बाय समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और एम कन्वर्ट हो जाएगा डीएम में। सो बेसिकली एलिमेंट लेकर के तुमको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। डीएम इज द मास ऑफ द एलिमेंट जो हम लोग चूज करेंगे, एंड आर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। काफी बार जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आर को हम लोग गलत तरीके से रख देते हैं। आर जो होता है वो जो डीएम लिया है तुमने, उसी डीएम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है। सो ये फॉर्मूला का यूज करके तुम आर सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। सो डीएम इज द एलिमेंट टेकन एंड आर सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। ठीक है, सो ये बेसिक फॉर्मुलेशंस है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए और कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले। अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी है m1 और एक दूसरा बॉडी है m2, और दोनों के बीच में गैप जो है वो है r। ठीक है, या r की जगह पे तुम यहाँ पे इसको ले लो d। सो इसका सेंटर ऑफ मास अगर मेरे को निकालना है तो इसको मैं मान सकता हूं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये मान सकता हूं ये ओरिजिन है। सो अगर यहां पे हम फॉर्मूला लगाए, सो एक्स सेंटर ऑफ मास ये मिलेगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो इसका मतलब ये हो जाएगा m2d बाई m1 प्लस m2। सो m1 से सेंटर ऑफ मास जो है इतने डिस्टेंस पे है, m2d बाई m1 प्लस m2। m1 से ये जो डिस्टेंस है ये है m2d बाई m1 प्लस m2। सो ये डिस्टेंस अगर तुम कैलकुलेट करोगे, d माइनस ये जब काम करोगे, d माइनस ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा m1d बाई m1 प्लस m2। तो इसका मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उससे उतना ही दूर होगा, सॉरी उसके पास होगा, हाँ उसके पास होगा। जिसका मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतना ही नजदीक होगा। जैसे मान लो अगर m2 को मैंने बहुत ज्यादा कर दिया तो ये सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ चला जाएगा, और अगर m1 को ज्यादा कर दिया तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा मास रखेगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ रहेगा। सो ये बताओ सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीचों बीच कब आएगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। m1 और m2 जब दोनों बराबर होगा तो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे आएगा, नहीं तो जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रिजल्ट्स इसके लिए बेसिकली इसके बारे में इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर फॉर्मूला का, फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं रिंग की। एक कंप्लीट रिंग अगर लिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एग्जैक्टली उसके सेंटर पे ही होगा। ठीक है, हाफ रिंग अगर लिया जाए तो कहां पे होता है वो? ये अगर ओरिजिन वाला पॉइंट है तो ये y एक्सिस पे होगा, ये अगर x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे होगा, इसका y कोऑर्डिनेट पे है, सो ये हो जाएगा 0,2r/π। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हाफ रिंग का। अगर क्वार्टर रिंग लिया जाए तो क्वार्टर रिंग में मान लो इस तरीके से मैं क्वार्टर रिंग लेता हूं, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा,
सो ये हो जाएगा 2r बाई पाई कॉमा 2r बाई पाई, ये क्वार्टर रिंग के लिए हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो मैं डिस्क लेता हूं तो फुल डिस्क अगर लिया जाए तो फिर से सेंटर पे ही होगा, हाफ डिस्क लिया जाए तो हाफ डिस्क में वो फिर से y एक्सिस के ऊपर होगा और वो डिस्टेंस होगा वो होगा 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई ये होगा। और अगर क्वार्टर डिस्क लिया जाए 4r बाई 3 पाई कॉमा 4r बाई 3 पाई, ये डिस्क का केस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है स्फीयर का। सबसे पहले हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। सो कंप्लीट हॉलो स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, हाफ हॉलो स्फीयर है तो r बाई 2 पे होगा। वैसे ही कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है अगर तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, और हाफ सॉलिड स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास 3r बाई 8 पे। तो ये हो गया स्फीयर का केस। उसके बाद आता है नंबर रॉड का। रॉड का एग्जैक्टली बीचों बीच l बाई 2 पे। कोन, कोन एक बचा। सो कोन में अगर हॉलो कोन लिया जाए तो बेस से कितने ऊपर पे रहता है वो h बाई 3 पे रहता है हॉलो कोन में। और अगर सॉलिड कोन की बात की जाए तो h बाई 4 सॉलिड कोन में नीचे रहता है, हॉलो कोन में ऊपर रहता है। तो ये सारे कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस हो गए कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। सो तुमने क्लास में इनके डेरिवेशंस वगैरह देखे होंगे, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस मतलब आगे फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में भी हुए थे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। बट ये इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो तुमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट नंबर इसमें आता है नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का। तो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो अगर यहाँ पे एक फुल बॉडी है तो फुल बॉडी में से मान लो मैं ये वाला पोर्शन जो है हटा देता हूं, ठीक है। मतलब जो बॉडी बच रहा है वो रिमेनिंग बॉडी बस इतना बच रहा है। तो इस बचे हुए जो पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है वो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान लो कैपिटल एम जो है पूरे बॉडी का, पूरे फुल बॉडी का मास है, मास ऑफ फुल बॉडी, ये है कैपिटल एम। और स्मॉल एम जो है वो है मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी, जो बॉडी को हटाया जा रहा है, ठीक है। और एक्स, कैपिटल एक्स जो है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ फुल बॉडी, और स्मॉल एक्स जो है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी। अगर मान लो ये सारे इंफॉर्मेशन अपने को पता है तो जो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, रिमेनिंग बॉडीज सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा कैपिटल एम एक्स माइनस स्मॉल एम एक्स बाई एम माइनस स्मॉल एम। जो मास मोमेंट का हम लोग एडिशन किया करते थे पहले डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, यहां पे वही मास मोमेंट का सब्सट्रैक्शन होगा। जिस बॉडी को हटाया जा रहा है उस बॉडी का मास मोमेंट तुम ओरिजिनल वाले से माइनस कर दोगे। सो इस तरीके से रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें फ्लो में सॉल्व करते करते वक्त गलती क्या हो जाती है कभी कभी कि ये जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम हम लोग ले लेते हैं रिमेनिंग बॉडी का। क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि मास ऑफ दिस बॉडी इज कैपिटल एम, देन लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। तो जल्दी जल्दी में कैपिटल एम को इसी को मान लेते हैं। ये कैपिटल एम नहीं है, कैपिटल एम पूरे बॉडी का है। तो अगर कैपिटल एम इस रिमेनिंग पोर्शन का दे रखा है क्वेश्चन में तो उसमें तुमको फिर इस वाले का भी ऐड करना पड़ेगा। इस वाले को ऐड करोगे तभी जाकर के वहां से निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। ये हम लोग सवाल में देखेंगे भी आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। ये है तुम्हारा नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर आता है इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर हम सबसे पहले इसमें वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो हो जाएगा dr बाई डी टी। सो dr बाई डी टी करोगे तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, क्या वो फॉर्मूला अब ये ऐसा दिखेगा? m1 dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी प्लस m3 dr3 बाई डी टी एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड जहां तक भी है ये। सो क्या ये फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3,
इस तरीके से दिया जा सकता है। सो ऊपर लिखा गया है बेसिकली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जितने भी पार्टिकल्स हैं उस पूरे सिस्टम में उसका मोमेंटम लिखो, मोमेंटम का एडिशन करो और मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सो अगर मैं यहां से इसके बाद एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डी वी बाई डी टी। सो डीवी बाई डी टी करोगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो इस एक्सप्रेशन से तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सो अगर इसमें तुमको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर चाहिए तो सभी में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ले लो, mv1x प्लस m2v2x प्लस m3v3x एंड सो ऑन। और अगर तुमको y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो सारे y कंपोनेंट्स ले लो, z कंपोनेंट की वेलोसिटी चाहिए तो सारे z कंपोनेंट्स ले लो। उसी तरीके से एक्सेलरेशन में भी सारे x वाले सारे एक्सेलरेशन चाहिए तुम्हें x में, तो यहाँ पे ma1x प्लस m2a2x प्लस m3a3x एंड जहां तक भी वो जा रहा है वैसे ही y और z कंपोनेंट के लिए। तो कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहोगे तो कंपोनेंट में भी ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। सो ये है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ये दो चीजें। अब इन दो एक्सप्रेशन में एक और चीज हम लोग बता सकते हैं। पहले ये वाला देखो, वेलोसिटी वाला, ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये टर्म टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को क्या मैं बोल सकता हूं, टोटल मास इंटू वी सेंटर ऑफ मास के बराबर है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। वैसे ही ये क्या लिखा हुआ है, ये सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स ये है, उसका सम है। तो क्या सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। सो ये दो एक्सप्रेशन यहां से हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहला चीज कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एफ नेट ऑन सिस्टम, ये हो जाएगा टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का ये इंपॉर्टेंस है। इकलौता पॉइंट अगर तुमको पता है, उसका वेलोसिटी पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, तो लगने वाला नेट फोर्स और लगने वाला टोटल नेट मोमेंटम तुम बता सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसको भी अगर कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहते हो तो यहां पे भी कंपोनेंट में ब्रेक करके देख सकते हो। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चाहिए तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई करो मास को। वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चाहिए तो वाई वाला, और जेड डायरेक्शन का मोमेंटम चाहिए तो जेड वाला। वैसे ही अगर नेट फोर्स एक्स में चाहिए तो एक्स वाला, वाई में चाहिए तो वाई वाला, जेड में चाहिए तो जेड वाला। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पे। सो अभी अभी जैसा अपन ने लिखा कि एफ नेट ऑन सिस्टम जो है वो है मास, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर मैं इसको जीरो के बराबर करता हूं, टोटल फोर्स को अगर मैं जीरो के बराबर करता हूं सिस्टम पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो के बराबर हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होना ही मोमेंटम कंजर्वेशन कहलाता है। अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स जीरो के बराबर है तो बॉडी का नेट मोमेंटम हमेशा ही कांस्टेंट होगा, वो टाइम के साथ कभी भी नहीं बदलेगा। तो इसके दो केसेस हम लोग यहां पे देख सकते हैं। एक केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू जीरो होगा और दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू नॉन जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी लगने वाला नेट फोर्स जीरो के बराबर है और इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो बाद में भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर कुछ भी चेंज आता है उसमें तो उस चेंज की वजह से इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, जीरो है तो जीरो ही रहेगी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया बॉम्ब एक्सप्लोड होना। बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होता है
वो इससे रिलेटेड सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक बॉम्ब रखा हुआ है जमीन पे और वो अचानक से फूट गया। तो फूटने से पहले क्या नेट फोर्स उस पर जीरो था? नेट फोर्स उस पर जीरो था, तो सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पे है, तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। तो अगर उसके 3-4 पार्टिकल्स इधर उधर बिखर गए तो क्या टोटल मोमेंटम का सम या टोटल जो भी है सब कुछ सम जीरो के बराबर ही होगा? ये उसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है नॉन जीरो का केस। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है अगर वो नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल हो गया कि प्रोजेक्टाइल में तुमने बॉम्ब फेंका और प्रोजेक्टाइल में बॉम्ब फेंकने के बाद वो हवा में फूट गया। तो अगर वो हवा में फूटा है तो जो वेलोसिटी उसका फूटने से पहले था वही वेलोसिटी उसका फूटने के बाद भी होगा। तो इस चीज का यूज करके तुम इसका एग्जांपल यहां पे फिट कर सकते हो। ठीक है, सो ये एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा नॉन जीरो वाला केस का। सो एनीवे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो के बराबर है तो ये दोनों केसेस तुम बोल सकते हो। अच्छा, अब इसमें तुम एक मतलब ये डाउट पूछ सकते हो कि अगर हवा में बॉम्ब फूट रहा है तो एमजी तो लग ही रहा है, तो एमजी लगने के बाद भी हम कैसे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है फूटने से पहले और फूटने के बाद सेम रहेगा? तो एक्सटर्नल फोर्स तो है, एक्सटर्नल फोर्स जब है तो फिर मोमेंटम हम उस मोमेंट पे कैसे बोल सकते हैं कि कंजर्व्ड है? इसका आंसर मिलेगा तुमको कोलिजन में, या जब हम लोग इंपल्सिव फोर्स पढ़ेंगे तब। इंपल्सिव फोर्सेस जहां पे भी एक्ट करता है वहां पे डीटी टाइम में ही सब कुछ जो होना है हो जाता है। जिसको फूटना होता है फूट जाता है, जिसको कोलिजन करना होता है कोलिजन करके निकल जाता है। तो जो भी चीजें हो रही है वो डीटी टाइम में हो रही है। डीटी टाइम के लिए एमजी इंपल्सिव नहीं होता है। तो एमजी इंपल्सिव जब नहीं होता है तो उस डीटी टाइम के लिए तुम बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, अभी आगे कोलिजन का भी केस देखेंगे, उसको मैं वापस से मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन पॉइंट यही है कि ये वाला जो एग्जांपल अभी बताया था मैंने, इस एग्जांपल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट रखा जा सकता है क्योंकि एमजी इंपल्सिव नहीं होता है। सो ये है मोमेंटम कंजर्वेशन का केस। अगर इनिशियली जीरो पे है तो बाद में भी जीरो पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, इनिशियली नॉन जीरो पे है तो बाद में भी नॉन जीरो पे ही रहेगा वो। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास विद एक्सेलरेशन एंड इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्स, इसी के बारे में मैं अभी तुमको बता रहा था कि जैसे अगर ग्रेविटी जो है, जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है और प्रोजेक्टाइल बॉम्ब का हो रहा है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे कहीं पे ये फूट गया। तो फूट गया तो यहाँ पे अभी इस पे mg लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जिस समय फूटेगा उस समय कांस्टेंट रखा जा सकता है। ठीक है, यही मैं अभी तुमको समझा रहा था। दूसरा और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पार्ट के लिए वो ये है कि यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो फूटने से पहले और फूटने के बाद कांस्टेंट है, लेकिन उसके अगले मोमेंट पे ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये बॉम्ब नहीं फूटता तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता। अगर बॉम्ब फूट गया है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन अभी भी ऐसा ही होगा। अगर बॉम्ब फूट गया है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी भी वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का किसी भी टाइप के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जहां पे वो गिरने वाला था बॉम्ब पहले, बाद में भी वहीं पे जाके गिरेगा। इंटरनल फोर्सेज की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम लोग ये पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ center of mass. It can change motion of individual particles only. पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज जो मैं अभी तुमको बता रहा था कि एट टाइम ऑफ एक्सप्लोजन velocity of center of mass can be taken as constant as mg is not impulsive. ये है सेंटर ऑफ मास विद एक्सेलरेशन का केस।
ये दोनों पॉइंट्स इसमें तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो इसमें अगला नंबर आता है स्प्रिंग मास सिस्टम का। सो मान लो यहां पे एक मास m1 है और यहां पे एक मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है जो तुमको याद रखना है, वो ये है कि स्प्रिंग जो है कितना मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है, कितना मैक्सिमम एलोंगेशन में जा सकता है और कितना मैक्सिमम कंप्रेशन में जा सकता है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, हाफ kx स्क्वायर is equal to half m1 m2 by m1 plus m2 into v1 minus v2 स्क्वायर। v1 और v2 जो है ये साइन के साथ रखा हुआ है, साइन मतलब डायरेक्शन के साथ यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से तुम मैक्सिमम एक्सटेंशन बता सकते हो कि इसमें कितना आएगा और मैक्सिमम कंप्रेशन भी बता सकते हो कि कितना आएगा। सबको ये पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये किस तरीके से आता है, ये सबको पता है। ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है कि ये जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को ऐड करके सेंटर ऑफ मास की एनर्जी से सब्सट्रैक्ट कर दो। सेंटर ऑफ मास की एनर्जी मतलब जैसे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं तो वो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इस स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो स्प्रिंग फोर्स हैं जो कि है इंटरनल। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है तो इस एनर्जी को कोई भी टच नहीं कर सकता। इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के पास हमेशा ये एनर्जी रहेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा इस एनर्जी के साथ चलता रहेगा। तो टोटल एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर दो, टोटल एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें इनिशियली स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे होने की वजह से तुमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर ये इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे नहीं होगा तो टोटल एनर्जी में फिर स्प्रिंग की भी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। सो ये जो फॉर्मुलेशन है एट नेचुरल लेंथ पे है। अगर स्प्रिंग में इनिशियली कुछ एनर्जी है तो हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जब फॉर्मूला लगाओगे तब तुमको एक्स मैक्स या एक्स मिन तुमको मिलेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन। सो ये अभी जो हमने पढ़ा था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उसी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। दूसरा पोर्शन जो है वो है इंपल्सिव फोर्स और कोलिजन से रिलेटेड, कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन है वो वाला है एक्स नॉट। सो इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। सो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने मोमेंटम के टर्म्स में ये दिया था कि ये होता है dp बाई dt। सो dp को लिखा जा सकता है f dt, इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ से, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा p दैट इज चेंज इन मोमेंटम, और ये हो जाएगा इंटीग्रल f dt, इसी को हम लोग इंपल्स बोलते हैं। सो इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, या फिर f dt का इंटीग्रेशन लिमिट इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, इसी को हम लोग इंपल्स बोलते हैं। दूसरा इंपल्सिव फोर्स। सो इंपल्सिव फोर्स उसको उस फोर्स को बोला जाता है जहां पे F की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मतलब किसी भी dt टाइम में लगने वाला फोर्स अगर उसका वैल्यू बहुत ही बड़ा वैल्यू है तब उस फोर्स को हम लोग इंपल्सिव फोर्स बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक 100 किलो का ब्लॉक लूं, इसका मैं अगर मैं mg देखूं तो mg फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन लग रहा है। इंपल्सिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁶, 10⁷ का ऑर्डर का, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जो इंपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है उसमें वैल्यू इससे या इससे ऊपर ही होती है, इस वजह से इंपल्सिव फोर्सेस सिर्फ उन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड
उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत ही ज्यादा हो। एमजी फोर्स या जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स हो गया, कूलम फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, या फिर और भी जो भी हमने पढ़े थे, वो सारे फोर्सेज जो है कभी भी इंपल्सिव नहीं हो सकता। इसमें एक एक्सेप्शन यही है कि जो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स है और टेंशन फोर्स है और नॉर्मल से जो रिलेटेड है फ्रिक्शन, ये तीनों फोर्सेज इंपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे फोर्सेज हैं वो इंपल्सिव कभी भी नहीं हो सकते। सो नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन, ये सारे फोर्सेज जो है ये इंपल्सिव हो सकते हैं। इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी फंडामेंटल है वो इंपल्सिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स के बारे में। वही सेम जैसा नॉर्मल फोर्स होता है वही सेम, उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो m इंटू ए से ही देंगे, लेकिन उस f की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रिकेट बैट और बॉल का जो इंटरेक्शन होता है, जब एक बॉलर जो है अगर 140 किलोमीटर पर आवर पे बॉल फेंक रहा है और बैट पे लगने के बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज होकर के मतलब एक हाइट के साथ वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे उस पे जो फोर्स लगा है बॉल पे बैट की वजह से वो बहुत ही बड़ा फोर्स है, और ये जो भी फोर्स लगा है ये बहुत ही कम टाइम में लगा है। क्रिकेट अगर देखते हो तो तुमने देखा होगा कि जैसे ही बॉल बैट से कोलाइड करता है उसी के अगले मोमेंट पे बॉल जो है इधर उधर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो इंपल्सिव फोर्स है बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, नेग्लिजिबल टाइम के लिए लगता है, और नेग्लिजिबल टाइम में जो वो इफेक्ट शो करना चाहता है वो इफेक्ट शो करके निकल जाता है। उसके अलावा कोई दूसरा अगर एग्जाम्पल लेना है, जैसे मान लो बॉल है, बॉल को दीवार पे मारो, तो बॉल और दीवार का जो कोलिजन है वो भी वहां पे जो फोर्स लग रहा है वहां पे भी वो फोर्स इंपल्सिव ही होगा। फुटबॉल का किक करना, जो हम किक करते हैं फुटबॉल को, वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए करते हैं और उसी कम टाइम में बहुत बड़ा फोर्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप का और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है। जैसे मान लो अगर तुम एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग से अगर तुम नीचे गिरते हो तो ग्रेविटी की वजह से किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। इफेक्ट आता है जब वो बॉडी नीचे जमीन से टकराता है, तब जब वो बॉडी जमीन से टकराता है तो जो वहां पे फोर्स मतलब बॉडी और उस जमीन में लगता है वो इंपल्सिव होता है। इंपल्सिव होने की वजह से उसमें बहुत सारे मतलब डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है अपने को। सो एक्सीडेंट्स में जो भी बेसिकली अपने को ये देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो सारे इंपल्सिव फोर्सेज की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये सारे केसेस हैं इंपल्सिव फोर्सेस के जिसमें कि ये तीनों जो है तुम्हारे इंपल्सिव हो सकते हैं। हाँ, हाँ वो नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है और इंपल्सिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता ही देता हूं, जैसे मान लो ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इन दोनों का कोलिजन हो गया। तो इन दोनों का अगर मान लो कोलिजन हो गया तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये तो इंपल्सिव हो गया, और ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये नॉन इंपल्सिव है। इधर वाला नॉर्मल और इधर वाला नॉर्मल, इसमें कोई इंपल्स नहीं लग रहा है, ये नॉन इंपल्सिव है। इधर वाला और इधर वाला इंपल्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दूं, म्यू दे दूं, फ्रिक्शन अगर लगा दूं तो ये फ्रिक्शन इंपल्सिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, तो फ्रिक्शन इंपल्सिव हो गया तो फिर ये वाला नॉर्मल भी इंपल्सिव हो जाएगा। मतलब यहां पे N1, N2, N3, FR2, FR3, ये पांचों फोर्सेज इंपल्सिव हो जाएंगे। और फ्रिक्शन अगर हट जाएगा जब, तो सिर्फ ये दोनों नॉर्मल नॉन इंपल्सिव होंगे और ये वाला फोर्स जब सिर्फ इंपल्सिव होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर दूसरा केस लेना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, जैसे कि एक वेज है और एक बॉल इसको जाके ऐसे हिट कर रहा है। वेज है फ्री, फिक्स्ड नहीं है, फ्री है मूव करने के लिए। सो इस पे अगर हम नॉर्मल देखें तो एक नॉर्मल इस पे इधर लगेगा, एक नॉर्मल इस पे इधर लगेगा, या अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे इधर लगेगा और इस पे मान लो नॉर्मल इधर लगेगा, और इसका एफबीडी बनाओगे तो एक नॉर्मल इस पे इधर भी लगेगा, ये N1 है, ये N1 है और ये N2 है।
सो ये n1 है, ये n2 है। तो इन दोनों के बीच में ये जो नॉर्मल है ये तो इंपल्सिव हो रहा है, इसके बारे में क्या बोल सकते हो, ये इंपल्सिव होगा कि नहीं होगा? इंपल्सिव होगा कि नहीं होगा? ये वाला इंपल्सिव होगा, ये वाला इंपल्सिव होगा, क्योंकि नॉर्मल वन का जो इधर वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस वेज को नीचे जमीन के अंदर नहीं ले जा सकता। जमीन के जब अंदर नहीं ले जा सकता तो इस पे एक ऐसा नॉर्मल चाहिए जो इसको बैलेंस कर सके। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये तो जमीन के अंदर चला जाएगा ना, जो कि नॉर्मली वो जा नहीं सकता है। इस वजह से n2 भी इंपल्सिव होगा। सो n1 और n2 दोनों इंपल्सिव हो जाएंगे। यहां पे फ्रिक्शन लगा दोगे तो फ्रिक्शन भी सारे इंपल्सिव हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कौन सा फोर्स इंपल्सिव हो रहा है, कौन सा फोर्स इंपल्सिव नहीं हो रहा है। तब भी वो इंपल्सिव नहीं होगा, तब भी वो इंपल्सिव नहीं होगा। जो इफेक्ट ये शो कर सकता है वो इफेक्ट कभी भी mg शो नहीं कर सकता। जैसे मान लो एक मोटा आदमी जो है एक छोटे से हाइट से अगर वो कूदे, जैसे मान लो 1000 किलो का आदमी है, 1 मीटर की हाइट से अगर वो कूदे तो कुछ इफेक्ट आएगा उस पर? कुछ भी नहीं आएगा इफेक्ट। लंबे हाइट से भी नीचे गिराओगे तब भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वही आदमी जो है जब वो जमीन से टकराएगा, जमीन से जब उसका टक्कर होगा तब वो इफेक्ट ज्यादा होगा उस पर। तो इस वजह से mg और ये जो फंडामेंटल फोर्सेज है ये दूसरे फंडामेंटल फोर्सेस कभी नहीं हो सकते इंपल्सिव, यही बस हो सकता है। इसके अलावा एक और लास्ट एग्जांपल बस बता देता हूं। जैसे मान लो एक बॉल जो है ऐसे टांग रखा है तुमने, इस बॉल को अगर मान लो मैं इधर से हिट करूं, बताओ क्या टेंशन इंपल्सिव होगा? बॉल को मैं इधर से हिट करूं और बॉल को मैं इधर से हिट करूं, 3 डायरेक्शन से हिट कर रहा हूं, किसमें इंपल्सिव है किसमें नॉन इंपल्सिव है टेंशन? तो इसमें जो इंपल्सिव होगा सिर्फ इसमें होगा, इसमें और इसमें नहीं होगा। इसमें इंपल्सिव इस वजह से होगा क्योंकि जब ये नीचे मारेगा तो इसका एक कंपोनेंट इस लाइन पर आएगा, टेंशन उसको बैलेंस एक टाइप से करने के लिए आ जाएगा। जब साइड से मारेगा तो टेंशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई इफेक्ट नहीं है। जब नीचे से मारेगा तो ये ऊपर बढ़ जाएगा, स्लैक हो जाएगा स्ट्रिंग। तो जब स्लैक हो जाएगा तो टेंशन वहां पे इंपल्सिव नहीं होगा। इंपल्सिव सिर्फ इस केस में होगा, बाकी दोनों केसेस में वो इंपल्सिव नहीं होगा। सो ये कुछ तरीका मतलब इंपल्सिव देखने का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस याद रखना इंपल्सिव फोर्सेज के लिए कि एक इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस सिर्फ दूसरा इंपल्सिव फोर्स ही कर सकता है, वो mg और kx नहीं कर सकता कभी भी। इंपल्सिव फोर्सेस का भी एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है। फोर्सेस की जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ फॉलो करता है। न्यूटन लॉ में जो भी हमने फॉलो मतलब पढ़ा था वो सारी चीजें फॉलो करता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि इंपल्सिव फोर्सेस का बैलेंसिंग सिर्फ इंपल्सिव फोर्स ही कर सकता है, वो दूसरा फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स के बारे में। ठीक है, सो आगे इसको अप्लाई करते हैं कोलिजन में। सो कोलिजन एंड इट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। सो व्हाट इज कोलिजन? अभी अभी जो एग्जांपल बताया उसके बेसिस पे क्या डिफाइन कर सकते हो कोलिजन को? व्हाट इज कोलिजन? हाउ डू यू डिफाइन इट? हाउ डू यू डिफाइन अ कोलिजन? Interaction of two bodies for a short interval of time. Interaction of bodies for a short interval of time in which momentum can change of the bodies. Momentum can change, इसी को हम लोग collision बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कोलिजन के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो है तुम्हारा हेड ऑन कोलिजन। सो हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पहले वाले का लाइन ऑफ मोशन जो है यहां पे है, दूसरे वाले का भी लाइन ऑफ मोशन यहां पे है, और इसी लाइन पर दोनों का इंपैक्ट भी होने वाला है। सो लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर सेम। इस वजह से यहां पे जो कोलिजन होगा वो हेड ऑन कोलिजन होगा। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट जानने का तरीका क्या होता है और लाइन ऑफ मोशन जानने का तरीका क्या होता है? सो लाइन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका लाइन ऑफ मोशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है, इसकी वेलोसिटी कहां पे है? इस डायरेक्शन में।
इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका लाइन ऑफ मोशन भी यहां पे ही होगा। इस बॉडी का वेलोसिटी यहां पे है, तो इसका लाइन ऑफ मोशन कहां पे होगा? उसी के लाइन पे होगा। जहां पे वेलोसिटी है वहीं पे उसका लाइन ऑफ मोशन है। ये हो गया लाइन ऑफ मोशन के बारे में। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे पता करते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट हम लोग पता करते हैं जहां पे बॉडी टकराता है उस कॉमन सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। जिस पॉइंट पे बॉडी का टक्कर होता है उस टक्कर वाले पॉइंट के नॉर्मल के डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट आता है। तो अगर इन दोनों का कोलिजन होने वाला है तो क्या ये यहां पे टकराने वाला है? इस पॉइंट पे टकराने वाला है, इसका मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया? सो ये है लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट का डेफिनेशन। दूसरा चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना कि दोनों लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेंटर ऑफ मास से ही पार होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही क्रॉस करता है, वो सेंटर ऑफ मास से इधर उधर क्रॉस नहीं करता है। सो लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन passes through center of mass only। किसी भी टाइप का कोलिजन में ये जो चीज है ये तो वैलिड होगा। अब अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम हुआ तब वो हेड ऑन होगा, और लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन जब सेम नहीं होगा तो वो ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा, जो कि अगला केस में बताने वाला हूं। समझ में आया ये? ठीक है, सो इसको हटा रहा हूं मैं, दूसरे पे चल रहे हैं। सो दूसरा जो टाइप है वो है ऑब्लिक कोलिजन। सो मान लो एक बॉडी यहां पे है, एक बॉडी यहां पे है, ठीक है। सो इसका लाइन ऑफ मोशन यहां पे हो गया, इसका लाइन ऑफ मोशन यहां पे हो गया, और ये लोग टकराने वाले हैं इस पॉइंट पर। देखो यहां पे इन लोग का टक्कर होने वाला है। इन लोग का टक्कर जब यहां पे होने वाला है तो लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है ये वाला होगा। क्या लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों अलग अलग है? इस वजह से ये ऑब्लिक कोलिजन होगा, ठीक है। सो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से ये ऑब्लिक कोलिजन के अंदर आएगा। हाँ, जब तक अलग नहीं होगा तब तक ऑब्लिक होगा ही नहीं वो। हेड ऑन ही रहेगा ना, हेड ऑन ही रहेगा। आमने सामने बिल्कुल टकराओगे तो हेड ऑन ही रहेगा, ऊपर नीचे टकराओगे तो वो तुम्हारा ऑब्लिक हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसको हटा रहा हूं मैं। इसके अलावा ऑब्लिक कोलिजन का एक और केस जो अभी अभी जस्ट बताया था मैंने, वो ये वाला केस है। अगर मान लो ये वेज रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तब तो ये हेड ऑन कोलिजन है। अगर ये वेज रेस्ट पे है तब तो ये हेड ऑन कोलिजन है, लेकिन अगर ये वेज भी मूव हो रहा है तब ये ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन इस वजह से है क्योंकि इसका लाइन ऑफ मोशन यहां पे है, इसका लाइन ऑफ मोशन यहां पे है, और लाइन ऑफ इंपैक्ट इस पे टक्कर हो रहा है, इस वजह से लाइन ऑफ इंपैक्ट तुम्हारा यहां पे है। सो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग हो गया। सो वेज अगर रेस्ट पे होगा तो हेड ऑन हो जाएगा, वेज अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो ये ऑब्लिक के अंदर आएगा, ठीक है। सो ये दो केसेस हैं बेसिकली, हेड ऑन कोलिजन के, ऑब्लिक कोलिजन के। अब हेड ऑन और ऑब्लिक को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। सो हेड ऑन और ऑब्लिक को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। एक है तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एक तो होगा ये। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वो रिलेशन। सो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अपन, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लगाएंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन द बॉडीज। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दो बॉडीज का होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। इन दो इक्वेशन लगाओगे, दोनों इक्वेशन लगाते ही क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन का जब केस लोगे
तो ऑब्लिक कोलिजन के केस में तुमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ई का इक्वेशन लिखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ई का इक्वेशन आराम से लिख सकते हो, वेलोसिटी अप्रोच बाय वेलोसिटी सेपरेशन। लेकिन ऑब्लिक कोलिजन के अंदर तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं और किस डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं। सारे डायरेक्शन में वहां पे नहीं लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। सवाल में हम लोग करेंगे, देखेंगे आगे, कुछ डायरेक्शन ऐसे मिलेंगे जहां पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? अच्छा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है इसको हम लोग एक और फॉर्मूले से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इंपल्स के फॉर्मूले से। बताओ भाई क्या हम लोग दे सकते हैं इंपल्स के टर्म्स में? सेपरेशन बाय अप्रोच तो एक फॉर्मूला हुआ, इंपल्स के भी टर्म्स में हम लोग कुछ दे सकते हैं इसमें। ई का एक्सप्रेशन अपन देख सकते हैं, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। याद होगा कुछ ऐसा, कुछ पढ़ा होगा तुमने? जब कोलिजन होता है तो बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जब बॉडी मैक्सिमम डिफॉर्म करता है कोलिजन होने की वजह से, और फिर उस मोमेंट के बाद बॉडी फिर रिफॉर्मेशन में जाता है। दो बॉडी जब टकराता है तो डिफॉर्म होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर डिफॉर्म होने के बाद फिर वो रिफॉर्मेशन में जाता है। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन, इससे हम लोग ई का एक्सप्रेशन देते हैं। सो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन होता है, कोई भी एक बॉडी ले लो, जैसे मान लो मैं m1 ले लेता हूं, m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस vcm बाई इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन m1 फाइनल वेलोसिटी है vcm माइनस u1। इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी से वो अप्रोच बाय सेपरेशन वाला जो रिलेशन आता है वो आता है। वैसे ही अगर मान लो तुम दूसरे वाले के लिए करना चाहते हो, M2 वाले के लिए करना चाहते हो, तो M2 वाले से भी E का एक्सप्रेशन मिलेगा तुम्हें। M2 वाले से मिलेगा M2 इंटू V2 माइनस VCM डिवाइडेड बाय M2 इंटू VCM माइनस U2। दोनों अलग अलग लगाओगे इस तरीके से तो E का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग E का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इसी E के वैल्यूज पे हम लोग एक चीज और यहां पे देते हैं, वो है तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिफॉर्मेशन, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग इसी ई के वैल्यू पे हम लोग कमेंट करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये उसी फॉर्मूले से निकलता है जो अभी भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर। ये है विथ साइन। कोई भी कोलिजन जब हो रहा है तो बॉडी इतने डिफॉर्मेशन में तो जाएगा ही जाएगा, जो कि हम लोग इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। इस एनर्जी से कितना एनर्जी रिफॉर्मेशन में आया वो बताता है तुम्हें ई का वैल्यू। तो अगर इस एनर्जी में से सारा का सारा एनर्जी रिफॉर्म कर गया तो ई का वैल्यू कितना होगा? जितना मैक्सिमम में डिफॉर्मेशन हो रहा है उस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से अगर पूरा पूरा एनर्जी रिफॉर्मेशन में आ गया तो ई का वैल्यू कितना होगा? ई का वैल्यू तब होता है 1 के बराबर, जिसको हम लोग की बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। ये तो एनर्जी जाएगा ही डिफॉर्मेशन में, कोई भी जब कोलिजन हो रहा है तो ये स्टेज तो आएगा ही जब ये एनर्जी डिफॉर्म होगा, लेकिन इस एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन से कितना एनर्जी रिफॉर्म होता है वो ई का वैल्यू तुमको बताता है। अगर सारा रिफॉर्म हो गया तो ई का वैल्यू 1 होगा, इसमें से कुछ भी एनर्जी रिफॉर्म नहीं हुआ तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 से लेकर के इस सारे वाले में के बीच में कहीं पे हुआ तो ई का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। सो ई का वैल्यू जब 1 होता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है वो। ई का वैल्यू जब 0 होता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है वो, और जब ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो नॉर्मली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं उसको। सो ये सारा टाइप्स है इसका। ई का वैल्यू अगर 1 है, ऑल एनर्जी रिफॉर्म्स। ई का वैल्यू अगर 0 है, नो एनर्जी रिफॉर्म्स।
ई का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है, तो एनर्जी रिफॉर्म्स बिटवीन 0 टू मैक्स। कोलिजन टाइप ऑफ ई ये मैंने बता दिया है। अच्छा ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहला केस, अगर यहां पे मास m है, यहां पे भी मास m है, दोनों का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये वेलोसिटी v1 से चल रहा है, ये वेलोसिटी v2 से चल रहा है, और दोनों का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होने पे ये वेलोसिटी जो होगा एक्सचेंज हो जाएगा। हेड ऑन इलास्टिक अगर हो रहा है तो ये वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है लेफ्ट वाले को मिल जाएगा v2 और राइट वाले को मिल जाएगा v1। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड। तो अगर बताओ अगर ये रेस्ट पे होता तो क्या होता, वो रेस्ट पे आ जाता और ये वेलोसिटी से चलने लगता। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट, अगर एक बॉडी है स्मॉल m और ये एक बहुत बड़े बॉडी से टकरा रहा है कैपिटल M, जैसे बॉल का टक्कर हो रहा है मान लो ट्रक के साथ, इसकी वेलोसिटी जो है मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी जो है मान लो v2 है। तो जब ये इससे इलास्टिक कोलिजन में जाएगा तो इसके वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वेलोसिटी में डबल वेलोसिटी जुड़ के ये पीछे की तरफ लौट जाएगा। इसका मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी होगी छोटे वाले बॉल की, ये हो जाएगी इधर की तरफ 2v2 माइनस v1, और ये जो है ये v2 का v2 से ही चलता रहेगा। सो ये तुम्हारा दूसरा रिजल्ट है जो कि इलास्टिक कोलिजन के ऊपर ही है। ठीक है, इसको तुम याद रखने के लिए हमेशा ऐसे याद रख सकते हो कि एक दीवार है, रेस्ट पे है, तुमने बॉल को फेंका, उसकी वेलोसिटी पीछे आ गई। ठीक है, नॉर्मली अब दीवार जब चलने लगेगा तो उसकी डबल वेलोसिटी इसके साथ जुड़ेगी, उसकी डबल वेलोसिटी इसके साथ जुड़ेगी। सो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2v2 माइनस v1 के बराबर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सो ये दो केसेस हैं जो इलास्टिक कोलिजन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, मान लो ये एक बॉडी है जो कि v1 से चल रहा है और ये एक बॉडी है जो कि v2 से आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग होता है। यहां पे सॉल्व करोगे तुम कंपोनेंट लेकर के। लाइन ऑफ इंपैक्ट का डायरेक्शन जब यहां पे है तो v1 का इधर वाला कंपोनेंट और v2 का इधर वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आएगा यहां पे, एक कंपोनेंट आएगा यहां पे। तो क्या मैं देखो ये कंपोनेंट अगर कर रहा हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इस लाइन पर कंपोनेंट है उनका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे जो कंपोनेंट्स हैं उनका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स वैसे के वैसे ही छूट जाएंगे, और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनका हेड ऑन कोलिजन होगा। सो इस वजह से ऑब्लिक कोलिजन जब भी सॉल्व करोगे उस केस में लाइन ऑफ इंपैक्ट पे हेड ऑन करोगे और परपेंडिकुलर वाले को वैसा का वैसा ही छोड़ दोगे, ऑब्लिक कोलिजन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं होगा, हेड ऑन लाइन ऑफ इंपैक्ट and perpendicular components remain same. बहुत सारे भी ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस तुम देखोगे यहां पे, सभी में यही लगने वाला है। ठीक है, सारी चीजें जो होंगी वो इसी के ऊपर होंगी। चलो हटाओ इसको मैं। ठीक है, सो लास्ट केस आता है इसमें वेरिएबल मास सिस्टम एंड रॉकेट प्रॉब्लम्स का। सो एफनेट अपन देते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम वी, दैट इज एम वी इज द मोमेंटम। तो अगर मान लो मास वेरिएबल है, इसमें मास वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, दोनों चीजें वेरिएबल है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी। ये हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, m इंटू ए। अब ये वाला भी यहां पे ऐड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम का मास बदल रहा है तो उसकी वजह से भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये है थ्रस्ट फोर्स, और ये जो एक्सप्रेशन है ये है वेलोसिटी फोर्स। ठीक है, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये है थ्रस्ट फोर्स, और ये जो एक्सप्रेशन है ये है वेलोसिटी फोर्स। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये है थ्रस्ट फोर्स, और ये जो एक्सप्रेशन है ये है वेलोसिटी फोर्स। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये है थ्रस्ट फोर्स,
और ये जो है ये है तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। सो ये हो जाएगा dm बाई dt इंटू वी प्लस एम डीवी बाई dt। अब इस थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन उसकी बात करते हैं। इस थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन का कुछ रूल्स है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन लगेगा, डायरेक्टली नहीं लगेगा। रूल नंबर 1, अगर सिस्टम का मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सिस्टम का मास अगर डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी मास रिलीज हो रहा है पार्टिकल से या बॉडी से, जो भी मास वहां से घटते जा रहा है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर मास कम हो रहा है, मास अगर कम हो रहा है, तो उस कम होते हुए मास का जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है सिस्टम के रिस्पेक्ट में, उसका जो भी डायरेक्शन आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह थ्रस्ट फोर्स लगेगा। फिर से बता रहा हूं, मास अगर कम हो रहा है तो जो भी मास कम हो रहा है उसका जो भी रिलेटिव वेलोसिटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह थ्रस्ट फोर्स लगेगा। और मास अगर बढ़ रहा है तो मास जो छूट रहा है या मास जो कम हो रहा है उसका जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स होगा। ऊपर से उसमें ऐड कर देंगे, ऊपर से कुछ लगातार उसमें ऐड करते जाओ, मोमबत्ती का वो मोम जो है चिपकाते जाओ, उसमें मास बढ़ते चला जाएगा। होल कर दोगे तो मास घटते चला जाएगा। तो मास अगर घट रहा है देन थ्रस्ट फोर्स is in opposite direction to direction of relative velocity, direction of relative velocity of mass leaving. Thrust force is in opposite direction to direction of relative velocity of mass leaving with respect to body और सिस्टम। और अगर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है देन थ्रस्ट फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास getting added with respect to body और सिस्टम। ये है वेरिएबल मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग जब रॉकेट प्रॉब्लम में लगाते हैं तो रॉकेट प्रॉब्लम में अपनी की वेलोसिटी मिलती है, रॉकेट की वेलोसिटी वो मिलती है v इज इक्वल टू यू प्लस वी रिलेटिव एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। ये अपने को मिलता है रॉकेट प्रॉब्लम के केस में, जहां पे तुम्हारा जो m नॉट है वो है तुम्हारा इनिशियल मास, m जो है वो है तुम्हारा t टाइम का मास, v रिलेटिव जो है वो है गैस की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो इस एक्सप्रेशन से तुम रॉकेट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का थ्योरेटिकल पार्ट। v है फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, m नॉट है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, m है मास ऑफ रॉकेट एट टाइम t माइनस जी टी। तो जब ये v रिलेटिव और ये जब दोनों तुम यहां पे वो करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आता है। ध्यान रखना ये जो टर्म है ये टर्म पॉजिटिव आना चाहिए। v रिलेटिव एल एन एम नॉट बाई एम की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। गैस अगर निकलेगा रॉकेट से तो फाइनल वेलोसिटी u से ज्यादा होनी चाहिए। ओवरऑल ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? ठीक है। सो ये है तुम्हारा दूसरा पोर्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहां पे इंपल्स एंड वेरिएबल मास सिस्टम से रिलेटेड। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मास एट टाइम टी, मास ऑफ रॉकेट एट टाइम टी। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 9।
क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करो। चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। तो सेंटर ऑफ मास कंजर्व कर देंगे, उसका लोकेशन इनिशियल और फाइनल। किससे किससे नहीं हुआ है। इस पूरे बॉडी पे देखो, ए प्लस बी बॉडी, क्या इस डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। तो क्या एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पहले जहां था बाद में भी वहीं पे रहेगा। मतलब अभी ये जो बॉडी है यहाँ पे है, बाद में बॉडी बोला जा रहा है कि यहाँ से बी पे आ जा रहा है, आने दो बॉडी पे बी, बॉडी को बी पे, लेकिन जो एक्स डायरेक्शन में जो भी लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का वो तो वही का वही रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसी चीज का यूज करना है अपने को। ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको ओरिजिन मान लो। सो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये 0 पे है, और ये यहाँ पे कहीं पे है, बीचों बीच यहाँ पे कहीं पे है। ये मान लो डिस्टेंस तुम्हारा l/2, ऐसे मान सकते हैं। और ये विड्थ इग्नोर कर सकते हो, इसको मान सकते हो कि यही तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है, इस टाइप से। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू l/2 बाई m प्लस कैपिटल M। जब ये यहां से यहां बढ़ जाएगा, b पे आ जाएगा, तब बोला गया है कि ये कितना डिस्टेंस चलेगा। तो ये जितना भी डिस्टेंस चलेगा, इसको मान लो कि ये डिस्टेंस जो है कुछ a चल रहा है, a चल रहा है। तो ये यहां पे है और ये a चल चुका है, ओरिजिन से a आगे बढ़ चुका है। a निगेटिव आ जाएगा, पीछे आएगा तो a निगेटिव हो जाएगा, लेकिन a मान लो वहां पे चल गया है, तो उसका लोकेशन क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, m इंटू ए प्लस कैपिटल M इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस m, यही हो जाएगा ना। सो m प्लस m कट गया, m प्लस m कट गया। सो m इंटू l/2 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml/2 बाई m प्लस कैपिटल M। अच्छा, अपने को ये पूछा गया कि कितना डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस जो चलेगा इनिशियली l/2 पे है और फाइनली a पे है, तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो a माइनस l/2 हो जाएगा। सो a माइनस l/2 मतलब आएगा कैपिटल M इंटू l/2 बाई m प्लस कैपिटल M माइनस l/2। सो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कैपिटल M वाला टर्म कट जाएगा, स्मॉल m वाला टर्म बच जाएगा, मतलब यहाँ पे तुमको टर्म मिलेगा इस माइनस स्मॉल m l/2 बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब ये जो l/2 वाला टर्म है, इसको r के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं अपन। देखो ये वाला पॉइंट को अपन ओरिजिन मान रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट को, तो ये जो डिस्टेंस l/2 है, क्या ये वाला डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये r, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। तो मतलब इस डिस्टेंस को क्या हम लोग r माइनस r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा माइनस m r माइनस r बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा a माइनस l/2, और l/2 का जो वैल्यू है वो इस सर्कल से निकाल लिया हमने, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मानते हुए। जैसे इस अप्रोक्सीमेशन में मैंने इस विड्थ को इग्नोर कर दिया या इस वाले विड्थ को इग्नोर कर दिया, उस विड्थ को इग्नोर करके l/2 की वैल्यू निकाल ली, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि व्हेन द ब्लॉक रीचेज पॉइंट बी व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। सो मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, ये कैपिटल M है, और स्मॉल m इसकी वेलोसिटी है v2। तो x डायरेक्शन में जब नेट फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना है x डायरेक्शन में, 0 है, तो बाद में भी 0 ही होना चाहिए। तो बाद में अगर 0 होना चाहिए तो क्या mv1 इज इक्वल टू स्मॉल mv2 हो गया, उधर का मोमेंटम इज इक्वल टू इधर का मोमेंटम, या इन दोनों का सम 0 के बराबर। उसका मैंने अलग लिया है ना v2, और इसका अलग लिया है v1, तो इस वजह से नेट मोमेंटम बराबर हो जाएगा, या इन दोनों का सम 0 के बराबर हो जाएगा। अब एक रिलेशन और निकाल सकते हैं अपन, ये ऊपर से नीचे आ रहा है
तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, ये किधर जा रहा है? इनके काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन तुम्हारा दूसरा इक्वेशन होगा। सो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है सेंटर ऑफ मास इसका? r माइनस स्मॉल आर। r माइनस स्मॉल आर, जब ये यहां पे था तो r है, जब ये यहां पे है तो ऊपर ही है ना इस पॉइंट से। सो r माइनस स्मॉल आर, सो एम जी आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर। वी वन की वैल्यू उठा के डाल दो, मिल जाएगा तुमको वेलोसिटी। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा है। ब्लॉक मतलब कैपिटल एम। V1 की वैल्यू पूछी है, V2 उठा के डालो इसमें। V2 उठा के रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वेक्टर फॉर्म में दोनों ऐड कर दो फोर्स, mg फोर्स प्लस रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही होगा नेट फोर्स। वेक्टर फॉर्म में इस वजह से माइनस नहीं कर रहा हूं, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं होता तब mg और r दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तब वो माइनस हो जाता, तब ऑप्शन बी हो जाता, फिर नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 1 दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल 4 और 1 दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक्स डायरेक्शन में क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? तो क्या एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास इनिशियली था बाद में भी वही रहेगा? तो क्या माने, इसको मान लेते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान रहा हूं। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ? स्मॉल एम जो है आर पे है, सो स्मॉल एम इंटू आर, और ये वाला भी एक्स इसका आर पे ही है, ये जो हेमिस्फीयर है जो भी है ये भी तो इसी लाइन पर होगा ना कहीं पे, तो उसका भी आर ही है। सो इनिशियली सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ये है। बाद में जब ये यहां से यहां आया तो मान लो ये एक्स आगे शिफ्ट हो गया है, बाद में जब ये यहां से यहां आया है तो मान लो यहां से एक्स आगे शिफ्ट हो गया है ये, और ये ब्लॉक यहां पे आ रहा है, तो बाद में लोकेशन क्या होगा? छोटे वाले ब्लॉक का क्या एम एक्स प्लस आर हो गया, और बड़े वाले का एम इंटू एक्स बाई एम प्लस एम, एम प्लस एम प्लस एम कटा। सो ये तुम्हारा हो जाएगा 2mr इज इक्वल टू 2mx प्लस mr। सो इसका मतलब ये है 2mx इज इक्वल टू mr। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा r/2। y डायरेक्शन देखना ही नहीं है, x डायरेक्शन देखो सिर्फ। x डायरेक्शन में पूछा है ना कि कहां पे डिस्टेंस कवर करेगा या फलाना फलाना, सो x डायरेक्शन पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे। 5 में भी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। कर लोगे ये? सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि ये सबसे पहले इनिशियली ये कंडीशन है, आदमी बीचों बीच 60 किलो वाला 40 किलो वाला इस एंड पर है और नीचे ये प्लैंक है। बाद में बोला जा रहा है कि ए स्टार्ट्स टू मूव एंड बी ऑल्सो स्टार्ट्स टू मूव सच दैट पोजिशन ऑफ बी रिमेन फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी जहां पे पहले था बाद में भी अभी वहीं पे है, और ए बी को मीट कर रहा है, ये दिया जा रहा है। तो मान लो ये तुम्हारा फिर से एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका लोकेशन क्या है? बी का 60 सेंटीमीटर, बाद में भी 60 ही रहेगा, तो बाद में भी 60 कर देंगे, और ए बी को मीट करेगा, मतलब बी का ए का भी लोकेशन 60 हो जाएगा। सो इनिशियल सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास। सो इनिशियली कितना हो जाएगा देखो, 40 वाले का 40 इंटू 0, 60 वाले का 60 इंटू 60, और नीचे 40 वाले का प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 60 पे ही होगा, तो 60 पे डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 प्लस 40 इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास। इसको आगे मूव कर दो,
इसको x आगे मूव कर दो, और यहां पे a और b दोनों है। a और b जहां पे भी है ये 60 पे ही है, ये 60 पे ही है, और इसको मैंने मान लिया कि x आगे मूव कर गया है, ये यहां पे कहीं पे है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a और b 60 सेंटीमीटर पे है, दिया तो है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज फिक्स्ड, और इस वाले को मैंने x मान लिया, तो नया सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 40 इंटू एक्स प्लस इन दोनों का 60 पे है, 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 प्लस 40, सो ये और ये कट गया, 60 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 60, मतलब ये और ये भी कट गया, मतलब यहां से वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या, ये वाला पॉइंट सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर पे पहुंच गया, तो 60 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटर पे ओरिजिन यहां से 60 सेंटीमीटर दूर है ए और बी, तो कहां पे पहुंच गया वो, राइट एंड पे, तो राइट एंड पे मतलब ऑप्शन सी हो गया। समझ में आया, ये जो मिडिल पॉइंट है इसका, ये ओरिजिन पे पहुंच गया, और ओरिजिन से 60 सेंटीमीटर दूर है, तो 60 आगे बढ़ा दिया मतलब राइट एंड पे पहुंच गया, बस राइट एंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, m1y1 इज इक्वल टू m2y2। सेवेंथ कोलिजन के ऊपर है, dt टाइम में हो रहा है ये सब कुछ, कोई डाउट नहीं है ना। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पूछा गया कि मिनिमम कितना होना ही चाहिए। पहले वाले का मोमेंटम p है, तो क्या दूसरे वाले का भी मोमेंटम p होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में p होगा, तो पहले वाले का एनर्जी कितना हो जाएगा, और दूसरे वाले का, ये ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे ये प्लस है, इतना एनर्जी कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 to 15 करो जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, इतने से रिलीज हो रहा है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 0.625 मीटर, तो रिबाउंड होने के बाद उतना ही हाइट तक जा पा रहा है, जो भी रीजन है उस पता नहीं है, बट जा रहा है उतना ही ऊपर। सो द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड इज 0.01 सेकेंड, इतने टाइम तक कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सो व्हाट इज द इंपल्सिव फोर्स, तो क्या इंपल्सिव फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हो जाएगा, इंपल्सिव फोर्स जो होगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होगा। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम नीचे के डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर ये जो है 0.625 ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए नीचे का, एनर्जी कंजर्वेशन से दे सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, मतलब वी की वैल्यू √2gh, तो √2gh मतलब फाइनल मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा मास इंटू √2gh2, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाइट h1 से वो नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो टकरा रहा होगा, √2gh1, टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी √2gh1 होगा, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन से दे सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच से, उसी से दे सकते हैं ना। सो माइनस ऑफ माइनस m √2gh1, अब यहां पे एक्स्ट्रा माइनस क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस बाई टाइम, m की वैल्यू रखो, h2 h1 की वैल्यू रखो, अप्रोक्सीमेशन ले लो, अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ये आएगा तुम्हारा 105 न्यूटन, रूट का अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा तुम्हें आंसर निकालने के लिए।
हाँ, एक में रूट आता है कुछ 7 के आसपास का। ये 100/1000 है ना, ये 100/1000 है मास, मतलब 1/10, और ये 100 मतलब 10, ये फैक्टर हो गया 10, m/0.01, ये 10 हो गया, इंटू √2gh2 मतलब 5 इंटू 10 मतलब √50, √50 प्लस ये √2gh1, 2 इंटू 0.625 कितना हो गया ये? 3 12, 1.2 मतलब 12 के आसपास, 12 के आसपास हो गया ना ये, वही मतलब 12 के आसपास। तो ये 7 और ये 3, 10, 10 इंटू 10 100, 100 के आसपास कौन सा आंसर है? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें भी पूछा गया कि एवरेज फोर्स क्या होगा। सो एवरेज फोर्स होगा टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। तो यहां पे दो वॉल्स हैं, यहां से ये चला वेलोसिटी v0 के साथ, तो ये जब इससे टकराएगा तो दूसरी बार फिर कब टकराएगा? ये मान लो पहली बार टकराया, टकरा के इधर आया, नेक्स्ट टाइम कब टकराएगा? 2d डिस्टेंस चलने के बाद इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, 2d डिस्टेंस चलेगा ना। तो 2d डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम? 2d/v0, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा, मतलब स्पीड तो बदल नहीं रहा। स्पीड जब नहीं बदलेगा तो हर एक कोलिजन में जो टाइम है डेल्टा टी, क्या वो 2d/v0 हो जाएगा? सो हर एक कोलिजन का चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ये टाइम कर दो, एवरेज फोर्स आ जाएगा। सो फोर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम मतलब mv0 माइनस ऑफ माइनस mv0 डिवाइडेड बाय 2d/v0, 2 2 कट जाएगा, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा mv0² /d। हाँ वही वाला है ये, जो केटीजी हम लोग डिराइव करते हैं, VRMS और वो सब जो होता है, वो यही वाला तो होता है। कोलिजन ऑफ टाइम जो है यही लेते हैं अपन। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि बॉल इज बाउंसिंग डाउन अ सेट ऑफ स्टेयर्स, बॉल बाउंस करके नीचे आते जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ई, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज डी एंड बॉल बाउंसेज वन स्टेप एट ईच बाउंस। So after each bounce, the ball rebounds to a height of h above the next lower step where h is greater than d. Neglect the width of each step. So tell the correct relation. ये पूछा जा रहा है। So यहाँ पे एक ऐसे स्टेयर्स है, हर एक स्टेयर का जो हाइट है वो d है, और ये जो विड्थ है ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक बॉल जब इस स्टेयर पे आ रहा है तो हाइट h से आ रहा है, हाइट h से आ रहा है, और फिर ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, जैसे ये यहां पे पड़ा, तो ये यहां पे जब पड़ेगा तो इसके बाद ये कहां जाएगा? ये इस तरीके से जाएगा, तो लोअर स्टेप से हाइट h तक जा रहा है। तो वैसे ही सोच के देखो कि लोअर स्टेप से जब ये हाइट h तक जा रहा है, ठीक है, तो जब ये नीचे पड़ रहा होगा तो कितनी हाइट से आ रहा है? h हाइट से जा रहा है, h हाइट से आ रहा है ना ये, और अब कितनी ऊपर हाइट तक जा रहा है पढ़ने के बाद? h माइनस डी हाइट तक जा रहा है ये। जब ये यहां से यहां आ रहा है तो h हाइट ट्रेवल करके आ रहा है, और जब ये ऊपर जा रहा है तो h माइनस डी हाइट तक ही जा रहा है। नहीं समझ में आया? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया h हाइट से जब आ रहा है तो √2gh, और जब ये h माइनस डी हाइट तक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? √2g h माइनस डी।
सो फोर्स कितना हो जाएगा, ई की एक्सप्रेशन पूछी गई है ना, सो ई जो होगा वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस डी बाय अंडर रूट ऑफ 2gh, रूट काट दो, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस डी बाई एच। सो यहां से हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई एच। सो डी बाई एच का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, एच बाई डी का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन सी। इजी तो लगेगा ही, सॉल्यूशन देखने के बाद तो इजी तो लगता ही है। सॉल्यूशन तो वही है जो पढ़ा है उसी में से कुछ कुछ मतलब से होना है। कोई भी क्वेश्चन जो है उस थ्योरेटिकल पोर्शन से बाहर कभी जाएगा ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। लेकिन वही तो है चैलेंज, सबसे बड़ा असली चैलेंज। सामने सोना का खदान है, लेकिन पहला लेयर जो है वो काला है, काला काला लगा हुआ है। अब कैसे फिगर आउट करोगे कि इसके पीछे है सोना कि नहीं सोना है? देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ, इसको हटा रहा हूं मैं, हटाओ ना इसको। सो क्वेश्चन नंबर 12, सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया बॉल कोलाइड्स विद अ स्मूथ एंड फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आफ्टर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस एच। सो ये थीटा एंगल पे है और एक बॉल जो है यहां से आ रहा है हाइट एच पे। फिर बोला जा रहा है कि इट मूव्स हॉरिजॉन्टली आफ्टर द इंपैक्ट देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। तो ये यहां पे आ रहा है और कोलिजन होने के बाद ये इधर जा रहा है। तो बताओ, ये v1 मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं। v1 की वैल्यू कितनी होगी? √2gh। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से आ रहा है, तो क्या ये ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे? लाइन ऑफ मोशन यहाँ पे और लाइन ऑफ इंपैक्ट यहाँ पे, तो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो इसको। तो ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा मतलब ये भी एंगल थीटा। तो क्या v1 cos थीटा जो है वो इंपैक्ट कर रहा है, और v1 sin थीटा जो है, v1 sin थीटा वो वैसा का वैसा ही बच जाएगा। v1 sin थीटा वैसा का वैसा ही बच जाएगा ना, इधर वाला कंपोनेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा? इस वेलोसिटी में जो इधर वाला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इसी कंपोनेंट के बराबर होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो बदलता नहीं है, बस ये वाला कंपोनेंट बदल जाता है। सो अपन का रिलेशन सबसे पहले आएगा v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा। नाउ E का इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन इस लाइन पे देखना है अपने को, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो क्या वो v2 sin थीटा बाई v1 cos थीटा हो गया? v1 बाई v2 की वैल्यू यहां से डाल दो ऊपर से इसमें, तो v2 बाई v1 कितना है? tan थीटा। और ये खुद कितना है? E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। 13 भी उसी की तरह है, कर लोगे ना? ये सेम है एकदम, इसमें इलास्टिक कोलिजन दे दिया है, ये तो और आसान हो गया है। हो जाएगा ना अब 13। नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 14, a sphere of mass m1 is equal to 2 kg collides with a sphere of mass 2 kg m2 is equal to 3 kg which is at rest. So mass m1 will move at right angle to the line joining the center of at the time of collision if the coefficient of restitution is. So सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक मास है यहाँ पे m2 है और एक मास है यहाँ पे m1 है, ये इधर से आ रहा है कुछ वेलोसिटी v1 से। अब ये इससे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद बोला जा रहा है कि ये जो भी इसका लाइन ऑफ कोलिजन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा मतलब ये जो है इधर कुछ जाएगा v1 डैश से।
हाँ M1 को ही भेज रहा हूं, V1 से V1 डैश कर दिया, ये M1 ही है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी किधर किधर आएगी, M2 की, M2 की एक वेलोसिटी यहां पे भी आएगी और एक वेलोसिटी यहां पे भी आएगी, दोनों तरफ आएगी। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो अगर इनिशियली सिर्फ इधर मोमेंटम है, ये तो उधर निकल गया, तो इस डायरेक्शन में किसी के पास तो मोमेंटम होना चाहिए ना, तो इसको इधर आएगा वेलोसिटी। अब इनिशियली मोमेंटम इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ऊपर जो मोमेंटम है उसको कैंसिल करने के लिए कुछ आना चाहिए, तो ऊपर है तो नीचे भी रहेगा, तो ये दो इसकी वेलोसिटी इस तरीके से देखने को मिलेगी। सो अब सवाल ये पूछा गया ई की वैल्यू, तो यहां पे देखो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होगा सबसे पहले, और ई का एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो v2/v1, v2/v1 वहां से डाल दो ऊपर से, कितना हो गया ये m1/m2, m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 2/3। क्वेश्चन सॉल्व। क्या कंपोनेंट ब्रेक करो, कंपोनेंट सॉल्व करो, बस यही है, और क्या, और क्या है इसमें। डूब जाओगे इसमें तो कैसे होगा, ऊपर ऊपर से देखो क्या हो रहा है। जब तक अप्रोच ये नहीं बैठेगा कि सवाल को तोड़ना है, फिर टूटे हुए पार्ट से जोड़ना है, जब तक दिमाग में ये बार 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 ये नहीं चलेगा, तब तक सवाल होगा ही नहीं। तुम क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, अगर इस मोड में रहोगे तो फिर ऑब्वियस बात है नहीं होगा, वो उससे नहीं होगा कभी भी। ये लिखा क्या हुआ है उसी को फिगर आउट करने में तुम टाइम अगर निकाल दे रहे हो तो नहीं होगा सवाल कभी भी। सवाल में बस ये अप्रोच जब तुम रखोगे, पूछा क्या गया और निकालना क्या है, बस इसके आसपास की कहानी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि बॉल ऐसे आया होगा, ऐसे टकराया होगा, ये हुआ होगा, अरे उससे क्या मतलब है अपने को, सवाल सॉल्व करो ना तुम। एडवांस के सवालों में इन सब की जरूरत पड़ती है, इमेजिनेशन की थोड़ी जरूरत पड़ती है, क्या है, क्या बिल्डअप है, 2 3 4 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर लग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो करोगे ही ना लैंग्वेज समझने के लिए, ऐसा नहीं है ना कि डूब जाओगे बिल्कुल, डूबोगे तो मैकेनिक्स के सवाल नहीं हो पाएंगे उससे, ठीक है। इमेजिनेशन सिर्फ एडवांस और सब्जेक्टिव सवालों में लगता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन देखना 1995 के टाइम का, 1990 1995 के टाइम का, इनफैक्ट आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि डिफिकल्ट सवाल मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की जरूरत पड़ती है, बिना इमेजिन के नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मेंस लेवल पे सवाल जो है ये सब में डूब जाओगे, क्या करना है क्या करना है क्या करना है इसी में लगे रहोगे, फिर वैसा नहीं हो पाएगा, वो टाइम ले लेगा फिर तुम्हारा, ठीक है। एकदम क्लियर अप्रोच रहना चाहिए कि जो पढ़ा है उसी में से कुछ से होना है, और मेंस का लेवल जो है रिलेटिवली कम होता है, 1 या 2 कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं होगा, 3 4 लाइन का सॉल्यूशंस रहता है हमेशा, 10 लाइन का सॉल्यूशन हार्डली 1 आध 2 सवाल में मिलेगा तुम्हें, उसी को मैं बोलता हूँ कि उस वाले को पिक करके छोड़ देना है, जिसमें कि 7 8 स्टेप लग रहा है उसको पिक करके हटा देना पहले ही, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं है। ये टेस्ट देने का अप्रोच है, इसी से फायदा होगा और इसी से तुम इम्प्रूव भी करोगे। इसके अलावा अगर बिल्डअप में जाओगे, कहानियां सुनोगे और कहानियों में फंसे रहोगे तो फिर वो नहीं, मतलब जल्दी आएगा, वो टाइम कंज्यूम कर लेगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम मेरा अप्रोच देखो ना, मैं कैसे करता हूँ, पढ़ा ये गिवन है, क्या निकालना है, अच्छा ये लगाओ, बस ये लगाओ काम खत्म। कुछ कुछ चीजें मेरे को याद है ना, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगता है, मुझको ये याद है कि ई का इक्वेशन कैसे लगता है, मेरे को ये याद है कि वेरिएबल मास सिस्टम में क्या फोर्स लगता है, कैसे डायरेक्शन होता है,
मेरे को ये याद है कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे होता है, ये सब तो कॉन्सेप्चुअल चीज है जो कि मेरे को याद रहेगा हमेशा। अब तुमको कॉन्सेप्चुअल चीजें ही मान लो याद नहीं है, उसमें ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है तुमको याद करने में कि क्या क्या था, कैसे एलिमेंट्स लेते थे। तो एक तो तुमको वो लाने में तुमको टाइम लग रहा है, फिर वो उसके बाद उसको अप्लाई करने में टाइम लग रहा है, इस वजह से बहुत लंबा टाइम हो जा रहा है वो। तो कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बोलता हूँ कि रात में पढ़ के सो बढ़िया से, ताकि अगले दिन एकदम फ्रेश रहे, वो दिमाग पर है कि हाँ ये है, इतनी इतनी चीजें हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, ये ऐसे ऐसे लगता है, और आ करके यहाँ पे तुम अप्लाई करते हो बस। इसमें कहीं पे भी कहानी वाली चीज नहीं है, कहीं पे भी ये वाली चीज नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगे, ऐसा है ही नहीं। तुम लोग के साथ पता नहीं टाइम लग रहा है, क्योंकि नहीं लगना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये, हो गया ये। सो यहां पे डिस्क है और यहां पे मास एम है, वेलोसिटी वी के साथ चल रहा है, ठीक है। सो पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्क आफ्टर द कोलिजन, ये सवाल में बोला गया है। ई के बारे में, अच्छा ई के बारे में बोला गया है, इट स्ट्राइक्स इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहां पे, ये बोला जा रहा है। सो इसका मास भी एम ही है, ये यहां पे टकरा रहा है। तो बताओ ये थीटा कितना हो गया, थीटा जो है 30 डिग्री आ जाएगा, r/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। अब लाइन ऑफ मोशन यहां पे है, लाइन ऑफ इंपैक्ट यहां पे है, ऑब्लिक कोलिजन हो गया। तो ऑब्लिक कोलिजन हो गया तो इसका ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक कर दो इसको इधर की तरफ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वेलोसिटी हो गया v/2। अब इन दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये √3v/2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक वैगन है यहां पे, और यहां पे एक होल कर रखा है, होल कर रखा है, और यहां से जो मास है वो लैम्डा के रेट से गिर रहा है नीचे। लैम्डा का रेट मतलब लैम्डा जो है ये है तुम्हारा dm/dt। सो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस वैगन पे कितना फोर्स लग रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मास कम हो रहा है, इस कम होते हुए मास का जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगा और बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स रहेगा। यही हमने डिस्कस किया था ना, कि जो मास लीव हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में जिधर भी आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मान लो इधर की तरफ जा रहा है v से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, तो यहां पे आएगा v। और इसका खुद का वेलोसिटी कितना है जब ये नीचे आ रहा है, तो जब ये खुद का, इसका खुद का वेलोसिटी क्या होगा, इसका खुद का वेलोसिटी इधर है v, ये वैगन की वेलोसिटी लेके नीचे उतरेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सिस्टम से डिटैच होता है तो उसकी वेलोसिटी लेकर के निकलता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 0, v और v कट गया, 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो गया, 0। यहां कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ना जो मास लीव हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है हमेशा, रेस्ट पे तो कोई थ्रस्ट फोर्स यहां पे नहीं लग रहा। जब कोई थ्रस्ट फोर्स यहां पे नहीं लग रहा तो एमनेट जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा सिर्फ, और मास जो है टाइम के साथ कम होते जा रहा है, वो हो जाएगा m0 माइनस लैम्डा टी इंटू dv/dt। dm/dt के रेट से अगर वो कम हो रहा है तो टी टाइम में कितना मास बाहर निकल गया, लैम्डा टी, तो ये लैम्डा टी जो है इस वजह से आ रहा है इधर। सो m0 माइनस लैम्डा टी इंटू dv/dt ये तुम्हारा फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिलेटिव कैसे देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो रिलेटिव ही 0 हो गया, तो फिर थ्रस्ट फोर्स किधर, डायरेक्शन किधर, कुछ भी नहीं।
जीरो हो गया ना, फिर जीरो हो गया तो काम खत्म हो गया। जो थ्रस्ट फोर्स होता है यही होता है ना, डीएम बाई डी टी इंटू वी। ये जो वी होता है ये वी रिलेटिव ही तो होता है, ये वी रिलेटिव ही होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। यही जीरो हो गया, तो यही जीरो हो गया तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। म्यू इंटू वी रिलेटिव थ्रस्ट फोर्स होता है, तो वो जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, इस वजह से ये होगा। अगर वो जीरो नहीं होता तब यहां पे एक और टर्म जुड़ता, म्यू इंटू वी रिलेटिव। मास कम हो रहा है तो वी रिलेटिव का अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी आसान क्वेश्चन है। अच्छा, टाइम हो गया काफी, 3:53 3:45 हो गया। तो मैं काम करो 17 to 20 अटेम्प्ट करो जल्दी से, 17 to 20 अटेम्प्ट करो, इसके आगे के क्वेश्चन घर पे करना। अब ये जो सारे क्वेश्चन है सारे के सारे एकदम बहुत ही अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 21 से लेकर के जो 35 है मेंस और एडवांस के बीच के लेवल के हैं, कहीं पे मेंस से थोड़ा सा ऊपर है और एडवांस से बहुत सारा स्टेप नीचे ही है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करना। फिर से बताओ, 17 हो गया? So a skater of mass m standing on ice throws a stone of mass capital M in with a velocity v। तो ये बताओ, स्टोन थ्रो करने से पहले कितना मोमेंटम है m प्लस कैपिटल M का? जीरो। तो बाद में भी जीरो ही होना चाहिए क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो नेट मोमेंटम अगर जीरो के बराबर है तो क्या स्टोन का मोमेंटम इज इक्वल टू स्केटर का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में? सो m इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी डैश। सो v डैश की वैल्यू कितनी हो गई? mv अपॉन m। ये हो गई स्केटर की वेलोसिटी। अब बोला जा रहा है कि स्केटर का जो फ्रिक्शन है, स्केटर में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा? तो एनर्जी कंजर्व कर दो। ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके एनर्जी में जा रहा है? फ्रिक्शन के एनर्जी में जा रहा है। सो म्यू एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई, निकाल लो यहां से जो निकालना है। 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में प्रोजेक्टाइल नहीं सॉल्व करना है, बस जिस लाइन पे वो गिर रहा है उसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 करना है। सो आदमी का m है 60, तो 60 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। नहीं आया समझ में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, mg लग रहा है नीचे, नीचे से क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो हॉरिजॉन्टल में देखना है, तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नहीं बदलेगा, तो जितना mx उधर है उतना ही mx इधर भी होगा। नहीं आया समझ में? बस क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें ध्यान रहे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव टू इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में जब मोमेंटम लिखोगे तो उसमें v की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए। चलो बता ही देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि एक कार है यहाँ पे और यहाँ पे एक ये ऐसे लटका वो कर रखा है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, यहां से बुलेट फायर हो रहा है ऐसे। सो दिस फ्लैट कार इज मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट, फ्लैट कार और ये जो है इस तरीके से वेलोसिटी वी नॉट के साथ मूव हो रहा है। द गन इज फायर्ड या द सेल इज फायर्ड एट a स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू इनिशियल स्टेट और बैरल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से इसको फायर किया जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लैट कार सो दैट इट स्टॉप्स आफ्टर फायरिंग, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जा रही है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट, और फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में सेल का जो है वो है एम यू कॉस 60 माइनस वी नॉट। यू कॉस 60 इसके रिलेटिव है, तो ग्राउंड के रिलेटिव क्या, ग्राउंड के रिलेटिव माइनस करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू 40 cos 60 मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 40 cos 60। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 40 cos 60 प्लस वी नॉट हो जाएगा ये। सो एम वी नॉट और एम वी नॉट कट गया, सो कैपिटल एम वी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम यू cos 60, जो आना है निकल जाएगा इधर से, वी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, एम और एम डाल देना, आंसर मिल जाएगा। अगर ये छोड़ दोगे तो कुछ अलग आंसर आ जाएगा फिर, इसलिए रिलेटिव लेना जरूरी है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इसी की तरह है। इसमें रिकॉइल आफ्टर सेकेंड शॉट पूछा है। पहले शॉट में ऐसे ही करना, रिलेटिव करके मोमेंटम कंजर्व करना, फिर दूसरे शॉट में भी इसी तरीके से मोमेंटम कंजर्व करना है, मास लेकिन कम हो जाएगा, बस कर लोगे ना। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके आगे के सवाल कर लेना 21 to 35, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है।